मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। तो हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर हम मैग्नेटिक पढ़ेंगे, जो कि इसको पता लगाया था लैंडे नाम के साइंटिस्ट ने। इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर में कौन कौन से फाइन लाइन है। अब अगर आप याद कीजिए जीमैन इफेक्ट, मैंने लिख रखा है व्हाट इज जीमैन इफेक्ट। इफ़ यू रिमेंबर कि जीमैन इफेक्ट के अंदर में उसने बताया था कि ये स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो वो आपको सारी लाइन्स ज्वाइन कर देंगे। आपको रिमेंबर होगा जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में भी वही इफेक्ट होता है कि अगर उसी स्पेक्ट्रम लाइन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो वो लाइन्स में बहुत ही क्लोजली स्पेस लाइन्स आ जाती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो क्या होगी, सारी की सारी लाइन्स आपको फिर से सेम हो जाएगी, फिर से रीज्वाइन हो जाएंगी। ये एक फेनोमेना है। ये फेनोमेना भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। सो हियर फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एम आर फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग द जीरो। तो इसमें भी जो एल की वैल्यू है वो -L से +L तक होती है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2L+1 वैल्यू। तो ये हो गया हमारा m की वैल्यू को पता करने का तरीका हो गया। कैसे, देखिए L = 0 होगा तो उसमें क्या होगा, m = 0 लेंगे। कैसे 0 लेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर, ये तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी, m = 2L+1 हो जाएगी। तो L की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू भी 0 होगी, तो उस समय उसकी ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही रहेगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो m की 3 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 3 कैसे होगी, यहाँ पर 1 लिखिए, 2 + 1 और +1 तो 3 होगी। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को 2 × 1 + 1, तो ये हो गया हमारा 3। तो यहाँ पर 3 ओरिएंटेशन आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं, आपका 0 + 1 करेंगे तो ये आपका 2 × 0 + 1, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये 1 ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 2 + 1, तो ये हो गया हमारा 5 ओरिएंटेशन। तो हम देख सकते हैं 5 का मतलब हो गया -L to +L, जिसमें 0 भी इंक्लूड है। -2 -1 0 +1 +2। उसी तरह 3 के लिए आप लिखेंगे 3 × 2, ये 7 हो जाएगा आपका हमारा। तो इसको लिख सकते हैं आपका 2 × 3 +1, तो ये हो गया 7। तो हमारे पास 7 ओरिएंटेशन है। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये इस तरह से L की वैल्यू आती है। टोटल वैल्यू ऑफ m, जो हमारा m की जो टोटल वैल्यू है वो आपका n पर डिपेंड करती है। तो m की जो टोटल वैल्यू हम उसको लिख सकते हैं n²। तो इसको बारे में हम पढ़ेंगे n² कैसे यार, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। टोटल वैल्यूज m फॉर द गिवन वैल्यू L 2L+1, ये हम पहले देख चुके हैं। m की वैल्यू 2L+1 पर डिपेंड करती है। L की जो भी वैल्यू लीजिएगा वही m की वैल्यू टोटल वैल्यू आएगी। ये टोटल वैल्यू बता रहा है, टोटल वैल्यू। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 0 1 2 ये भी देखा एग्जाम्पल। अगर n लेते हैं 1 लेते हैं, इसकी 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 4 आ जाएगी। 4 का मतलब एक 2s 2p। 3 लेते हैं तो 3² 9 आ जाएगा, तो 9 का मतलब 3s 3p 3d। हम लोग देखेंगे इसको। सबसेल्स ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल्स आर नॉन एज दी जनरल ऑर्बिटल। और जो भी सबसेल्स हैं, जैसे p के 3 सबसेल्स हैं, तो सभी की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है। जैसे d के 5 हैं, डी के आप 5 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो पाँचों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। इसकी भी तीनों की सेम होगी। इसके अंदर 7 है तो सातों की एनर्जी जो होगी वो सेम हो जाएगी। तो p सबसेल्स आर 3-fold जनरेट एंड ऑल d सबसेल्स आर 5-fold डिजेनरेसी। तो सभी d सबसेल की जो एनर्जी होगी बिल्कुल जो होगी वो सेम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब ऑर्बिटल्स इन द गिवन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिट में इसकी जो वैल्यू है इस प्रकार से देखिए, इसको देखने से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। n = 1 है, k सेल है, तो यहाँ पर l की जो वैल्यू है 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 0 होगा। 1 ऑर्बिटल 2 है तो l सेल है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू है s और p, तो m की वैल्यू 0, m की 3 वैल्यू हो जाएगी, -1 0 और +1। -1 के लिए यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई है, px py। 0 को pz कहते हैं, +1 को px और py। तो इसमें से कोई अगर इसको px मानेंगे तो इसको py हो जाएगा, इसको py मानेंगे तो px। तो ये चेंज होता रहता है। m सेल में s p d, तो s और p की तो वही रहेगी। d के केस में देखते हैं, तो d के केस में जो m की वैल्यू है वो -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा। तो इसका नाम भी दिया गया है। -2 की 2 वैल्यू है,
डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस को आप याद रखिए, कोई एक हो सकती है। जो माइनस वन होगा वो एक्स जेड और वाई जेड होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जेड कॉमन है और एक्स वाई जो चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है और प्लस वन में ये हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसको माइनस वन में ये लेते हैं तो प्लस वन में डी वाई जेड हो जाएगा। जीरो की हम डी जेड स्क्वायर मान रहे हैं और प्लस टू की हम डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ये माना। तो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, ये फिक्स वैल्यू है, इसको चेंज नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हम एन सेल लेते हैं, चौथी सेल फोर्थ सेल लेते हैं, तो फोर्थ सेल में हम 4 वैल्यू हमारे पास में है। तो एस की हमें पता है, पी टी हम पढ़ चुके हैं, अभी देख चुके हैं जस्ट। एफ के लिए एम इक्वल की 7 वैल्यूज़ हैं, तो वो कौन कौन सी हो जाएगी, -3 से -2 -1 0 1 2 3। ये सब ऑर्बिटल्स हमें बता रहा है, उसके नाम भी हैं। ये सब सारे नाम से, लेकिन जैसे ये नाम हो गया एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड हो गया एक्स वाई जेड और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसे करके इसमें लिखा गया है। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है और एक्स वाई जेड है, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यू जो ये 0 बताएगा, ये एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो आइए चलिए हम इसके शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये किस तरह का शेप्स इन सभी ऑर्बिटल से बनते हैं। जो एस सब सेल है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ये एस है, तो एस ही हमारा स्फेरिकल बता रहा है और उसके 3 डायरेक्शंस में एक्स वाई, किसी भी डायरेक्शन में हम देखेंगे तो ये आपका स्फीयर, ये इसके सेंटर पर न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल्स हैं इसके, ये क्या इसकी ऑर्बिटल से स्पेस है और ये इसमें ये है। तो ऐसे जो हमारा वो स्फेरिकल होता है किसी डायरेक्शन में होता है। किसी डायरेक्शन का मतलब होता है हमारा कि सिंस इट इज स्फीयर इन नेचर, तो उसका कोई डायरेक्शन हो नहीं सकता है। कि कहीं भी आप ड्रॉ कर लीजिए तो ये हमें सिमेट्रिकल ही बताएगा। अब पी सब से लेते हैं, तो पी सब सेल हमारा डम्बेल बताता है। डम्बेल में अगर हम इसका स्पेस डायग्राम लेंगे तो पी के 3 सब सेल्स हैं। पी के अंदर में 3 ऑर्बिटल्स हैं जो 2l+1 से हमने निकाला है। डायरेक्शन का मतलब एक होता है एक्स के डायरेक्शन में, एक होता है वाई के डायरेक्शन में, एक जेड में। इसके 2 लोब हैं, ये 2 लोब देख रहे हैं, तो ये चीज़ करके है। तो ये दोनों लोब एक्चुअली इसका स्पेस है, साई फंक्शन से, ये वेव फंक्शन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में है। उसी तरह हमारा जो डी है, जो डी हमारा डम्बल शेप है, इसके अंदर में 4 लोब्स होते हैं। आप देख सकते हैं 1 1 2 4 लोब्स हैं। तो ये जो लोब्स हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, जब देख रहे हैं डी एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स और वाई के बीच में होता है। एक्स और वाई के जो प्लेन होता है उसके बीच में होता है। जेड एक्सिस हमारा खाली है, जेड एक्सिस में कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, एक्स और वाई के बीच में होता है। तो हमारा जो नोडल प्लेन है जो खाली वाला है वो डी जेड है। उसी तरह डी एक्स जेड का मतलब हो गया कि एक्स और जेड के बीच में है, एक्स और जेड के बीच में है, ये बीच में प्लेन है। तो जो एक्स वाई है वो वैकेंट है, खाली, उस प्लेन में कुछ भी नहीं है। वाई जेड का मतलब हो गया वाई और जेड के बीच में है, वाई जेड का मतलब है वाई और जेड के बीच में है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि वो एक्स के अलॉन्ग है और वाई के एक्सिस के अलॉन्ग में ये आपका ऑर्बिटल्स है। तो जो चारों ऑर्बिटल्स बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम डम्बल शेप कहते हैं। और जो 5वां ऑर्बिटल हो गया डी जेड स्क्वायर हो गया। डी जेड स्क्वायर का मतलब है अलॉन्ग द जेड एक्सिस हो गया। तो ये जेड एक्सिस में, और इसमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से घूमता रहता है, वो वाई एक्सिस में घूमता रहता है, ये एक्स एक्सिस में घूमता रहता है, इसके सर्कल की तरह घूमता रहता है। और ये उसका नोडल सरफेस हो गया। तो इसको हम कहते हैं बेबी सुदर मॉडल या डफनेट मॉडल कहते हैं। ये डबल डम्बल हो गया, ये डफनेट मॉडल हो गया, इसका अलग नाम भी है डफनेट मॉडल। और चूँकि सुदर की तरह दिखता है इसलिए बेबी सुदर मॉडल कहते हैं। एफ का स्ट्रक्चर ट्रिपल डम्बल होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ ड्रॉ करना पॉसिबल है, तो मैं इसके लिए आपको डायग्राम के फॉर्म्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारा डायग्राम यहाँ देखिए, जो एस की ऑर्बिटल है वो आपका स्फीयर है, एक्स वाई जेड की एक्सिस में, नॉन डायरेक्शनल। पी एक्स ऑर्बिटल है, आप देख सकते हैं यहाँ प्लस और माइनस लिख रहा है। प्लस का मतलब चूँकि वेव होता है तो वेव एक का साइन प्लस होता है, साइन माइनस होता है। तो ये 2 है, कभी कभी डायग्राम को इस तरह से पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा लोब प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। पी एक्स के लिए एस के डायरेक्शन में है, तो ये इस प्लेन में है। तो ये हमारा जो वाई और जेड प्लेन है वो खाली है, इसको हम नोडल प्लेन कहते हैं, खाली है हमारा।
पी वाई ऑर्बिटल है, इसमें एक्स जेड हमारा नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन का मतलब है वैकेंट, नॉर्मल का मतलब नहीं होना, ये नॉर्मल नहीं, तो ये वाई जेड है, एक्स जेड है वो वैकेंट है, सिर्फ वाई एक्सिस पर ही हमारा ऑर्बिटल्स है। ये हमारा जेड एक्सिस पर ऑर्बिटल्स है, इसका एक्स और वाई है हमारा नॉर्मल प्लेन है, खाली है। तो अगर तीनों ऑर्बिटल को हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस तरह का सा दिखेगा, ऑल पी ऑर्बिटल्स आर फुल। यहाँ हम देखेंगे डी ऑर्बिटल का डायग्राम। तो डी ऑर्बिटल आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये है 3dxy, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो प्लेन है खाली है, तो यहाँ पर जो दो प्लस हैं, दो माइनस हैं, ठीक है, ये डी 3dxy का डायग्राम है। तो ये जो बीच में जो x ये खाली है हमारा ऐसे करके, और ये जो हमारा z है ये हमारा नॉर्मल प्लेन है। दो प्लेन है इसमें, जो हमारे पास जो नॉर्मल प्लेन से कितने हैं, 2 हैं। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 3dxy xz है, तो ये एक है हमारा x एक्सिस खाली है हमारा, देख सकते हैं, और एक हमारा z एक्सिस, तो x और z के बीच में है, तो ये जो प्लेन हो गया वो खाली हो गया। तो हमारे पास 2 नॉर्मल प्लेन है, x और z नॉर्मल प्लेन है। 3yz का मतलब है कि हमारे पास जो नॉर्मल प्लेन है वो हमारा yz है, ये आप देख सकते हैं। तो yz के बीच में नॉर्मल प्लेन ही हमारा yz है। यहाँ पर देखिए जो ये डबल डबल शेप है वो x और y के अलॉन्ग है, तो नॉर्मल प्लेन हमारा इसमें z हो जाएगा, जेड ही होगा, ये हमारा जेड ही हमारा नॉर्मल प्लेन होगा। तो ये दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस है, ये आपको साइन में ध्यान रखना है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्लस है, जबकि पी के ऑर्बिटल में ये दोनों प्लस नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए प्लस और माइनस है लोब में, लेकिन यहाँ पर 2 लोब है, उसमें 2 प्लस है और 1 माइनस है। ये 3d z² है, तो यहाँ पर ये है जो dz² में देख सकते यहाँ पे एक डायग्राम है, और ये जो क्यूब कोन जैसा सरफेस दिख रहा है, कोन जैसा सरफेस के बीच में हमारा 2 लोब है, और ये सर्कल सा घूम रहा है। ये सर्कल एक्स के एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ का एक क्लाउड है, और 2 जगह लोब जैसा दिख रहा है, डम्बल जैसा दिख रहा है, दिस डम्बल, ये डी के अलॉन्ग है। तो एक्स और वाई हमारा खाली है, नहीं एक्स खाली नहीं, एक्स में कैप में भरा हुआ, वाई हमारा, एक्स और वाई दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो हाँ ये दोनों है, तो ये हमारा नोडल सरफेस हो जाएगा। यहाँ पर नोडल प्लेन है, यहाँ नोडल सरफेस है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नोडल प्लेन में नहीं होता, नोडल सरफेस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा डायग्राम इसका। एक साइमल्टेनियस डायग्राम सभी का मैंने दिखा रखा है। ये एस के लिए डायग्राम है, ये px है हमारा, p है, तो एक ऑर्बिटल यहाँ है हमारा, एक यहाँ पे बहुत ही लाइट है जो कि दिख नहीं रहा होगा, इसको लाइट माना है। ये p0 है, ये एक है, एक इसके ऊपर में है, ये बहुत ही लाइट है, यहाँ पर है जो कि आपको इमेज में तो दिख नहीं रहा, लेकिन एक हल्का सी इमेज आपको देखेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे करके एक ऑर्बिटल और भी बना हुआ है, एक यहाँ पर भी आपका बना हुआ है, ये इस तरह से है, यहाँ पर एक यहाँ पर भी है, उसका आया नहीं, ये लोग यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर डी का देखिए, डी में भी देखेंगे तो ये -2 -1 0 मैंने लिख रखा है सीक्वेंस में, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, dz हो गया, ये हो गया 1 2 हो गया, ये डायग्राम हो गया। और जो नीचे का डायग्राम है वो f ऑर्बिटल का डायग्राम है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, x y z, तो इसके बीच में सारे लोब्स हैं, ट्रिपल डम्बल है, ये ट्रिपल डम्बल है, ये देखिए f0 का सेंट्रल में है, ये है f1 हो गया, f2 हो गया। तो ये डायग्राम ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें इसको नहीं पढ़ना है, आप इसको देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है हमारा, ये डायग्राम f3 है, तो ये इस तरह के डायग्राम है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स में नहीं f ऑर्बिटल, तो f ऑर्बिटल के बारे में स्टडी ज़्यादा नहीं करनी है। f की यहाँ पर क्लियर पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से f का डायग्राम, fz ये हो गया, fx हो गया, ये हो गया, fy हो गया, तो तीनों इस प्रकार से हैं। डम्बल डबल डम्बल मतलब बेबी शुगर मॉडल की तरह दिख रहा है आपका। और यहाँ पर देख सकते हैं f के लिए ट्रिपल डम्बल सब जगह ट्रिपल डम्बल ही है। तो यहाँ देखिए 1 2 ट्रिपल डम्बल, यहाँ भी ट्रिपल डम्बल या ट्रिपल डम्बल है। तो ये f का डायग्राम है, 7 इसमें ऑर्बिटल से, 4 + 3 7 है। तो ये हमारा f का डायग्राम है। Characteristics of orbitals. So all orbitals of the same cell in the absence of magnetic field possess same energy. तो जितने भी जो सारे सेल्स हैं हमने अभी देखा, डी के 5 सेल्स हैं, एफ के 7 सेल्स हैं, पी के 3 सेल्स, सभी की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको कहते हैं डीजेनेट ऑर्बिटल्स। एस हो गया, एस हमारा जो होता है नॉन डीजेनेट, एक ही होता है इसलिए स्फेरिकल होता है, इसलिए नॉन डीजेनेट कहते हैं। जबकि पी के 3 हो गए तो तीनों डीजेनेट होते हैं।
एफ के 5 होते हैं 7 होते हैं। तो डीजेनरेसी तभी रहेगी जब उनके पास में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जो एफ की जो डीजेनरेसी है वो लॉस्ट कर जाती है, वो स्प्लिट कर जाता है, जो हम इसके बारे में आगे कोर्स में पढ़ेंगे। स्प्लिट करके दोनों की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे डी की जो एनर्जी डीजेनरेसी तभी रहती है जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। मैग्नेटिक फील्ड के रहने से इसकी डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाती है, एफ की भी लॉस्ट हो जाती है, पी की लॉस्ट नहीं होती है, पी की वही रहती है। तो रही नहीं रही पी की सेम रहेगा, लेकिन डी में फ़र्क आता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस पॉइंट पे अक्सर आता है। ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल आफ्टर डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर स्पेस ओरिएंटेशन। से हमने देखा सभी का अलग अलग है, नाम अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द मेन एनर्जी सेल इज n स्क्वायर। सो ऑर्बिटल्स को हम n स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने देखा, जैसे कि n हम पहला लेंगे 1 स्क्वायर में 1s है तो एक ही है, 2 लेंगे 2 स्क्वायर 4 है, 4 कैसे हैं 2s है, 2s एक हो गया, 2p में तो 3 होते हैं, 3 + 1 4, तो इसको 2l + 1 से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड है तो थर्ड के लिए 9 हो जाएगा, 9 कैसे होगा 3s एक हो गया, 3px 3py 3pz 3, और d के 5 होते हैं तो 5 + 3 + 8 1 9 हो गया। सीधा 16 को भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं, 4s 4p, ये हो गया 4s 4p 4d, और एक हो जाएगा 4f। तो p के 3 हो जाएंगे, d के 5 हो जाएगा, f के 7 हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए तो सब के सब 16 हो जाएंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन एनर्जी सेल इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। उसी तरह मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन सब एनर्जी सेल इज 2 × 2l + 1। तो n स्क्वायर तो सिर्फ उसके ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बताता है, 2 × 2l + 1, तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ सब सेल हमें उस पार्टिकुलर ऑर्बिट का बता देगा। जैसे l = 0 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2, l = 1 होगा तो कितने हो जाएंगे, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। p सब सेल के लिए 2 है तो उसके लिए 10 हो जाएगा, 3 है तो उसके लिए 14 हो जाएगा। तो फार्मूला यूज कीजिए, आराम से आ जाएगा उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ क्वांटम नंबर। द फोर्थ क्वांटम नंबर वाज सेड बाय डिस्कस्ड बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज उहलेनबॉक एंड गॉल्डस्मिट। दीज आर द साइंटिस्ट। इसको हम अभी एस से भी करते हैं, कभी एम एस, इन दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर का कैसे हुआ था कि जब स्पेक्ट्रल लाइन्स फाइंड आउट किया जा रहा था तो उसमें जो सोडियम थे, लिथियम थे, तो उसके लाइन्स के स्पेक्ट्रल लाइन्स में कुछ फाइन स्पेक्ट्रम्स आ रहा था जिसका ओरिएंटेशन रिजॉल्विंग पावर से देखा गया था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिखा, एक अपोजिट दिखा, उसका डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट था। उसी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन्स भी अपने स्पिन में मूव करता है। तो वहाँ से ये कंक्लूजन दिया गया कि इलेक्ट्रॉन की भी खुद की एक स्पिन होती है। तो ये बाद में डिस्कवर किया गया उहलेनबेक से। तो क्वांटम नंबर डज नॉट अराइज फ्रॉम द वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट। वेव मैकेनिकल जो कंसेप्ट है, मॉडल है, उससे क्वांटम नंबर नहीं आता है। ये बाद में हायर रिजॉल्विंग पावर से स्पेक्ट्रल लाइन से पता किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स में खुद की भी एक स्पिन होती है। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, एम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पी के अंदर में 3 है, 0 हो गया, +1 हो गया, -1 हो गया, तो हर एक के लिए 2 वैल्यू होती है। तो एम की ईच वैल्यू के लिए 2 वैल्यू होती है, उसका नाम दिया गया +½ -½ जैसे कि अगर एम की वैल्यू 0 है तो 0 की 2 वैल्यू होगी। जैसे एम = हमारा 0 है तो इसकी 2 वैल्यू होगी, एक होगा +½ एक होगा -½ उसी तरह m की वैल्यू अगर क्या है, +1 भी है, -1 भी है, तो +1 के लिए अगर दोनों वैल्यू होगी, -1 के लिए भी 2 वैल्यू होगी। तो इस तरह करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी स्पिन होगी। सो स्पिन दैट इज एस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन और द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सिस ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन में मूव करता है, जैसे ये मूव कर रहा है ऐसे करके, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा जैसे ये ऐसे, ये आपका ऐसे मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, तो स्पिन कुछ भी हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज की कोई वैल्यू हो सकती है +½ और -½ तो अगर क्लॉकवाइज +½ लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा -½ हो जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज +½ लेते हैं तो क्लॉकवाइज -½ हो जाएगा। तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है।
स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस एंगुलर मोमेंटम। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो डेफिनेटली कोई भी स्पिनिंग बॉडी में एंगुलर मोमेंटम होगा। तो उस एंगुलर मोमेंटम के जो वैल्यू होता है वो s इंटू एस प्लस वन दैट इज h/2 ये हम लिखते हैं। तो s के हम वैल्यू यहाँ लिखेंगे, जो भी वैल्यू है, 0 है तो वो लिखेंगे, 1 है 0 है तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अगर 1 है तो √2 h/2, अगर 2 है तो जो वैल्यू स्पिन की वैल्यू जो आती है वहाँ पे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ प्लस हाफ करके हम लिख सकते हैं। टोटल स्पिन इक्वल टू n इंटू हाफ। तो n हो गया हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्पिन हमें बताता है। ये तो प्लस हाँ स्पिनिंग जो चेंज है इज स्पिनिंग चार्ज, जो चार्ज स्पिन कर रहा है दैट इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू इंटू एस प्लस वन EH/2πmc से डिनोट करते हैं। तो एस की वैल्यू जो भी हमारा अनपेड जो एस हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे लिखते हैं टोटल स्पिन हो जाएगा हमारा। तो उस इलेक्ट्रॉन को लिखने के बाद कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ही हो गया जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अच्छा एक और चीज़ बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा एंड डेवलप म्यूचुअल मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कभी भी मैग्नेट नहीं होता है, मैग्नेटिज्म हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जनरेट होता है। तो पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अप एरो डाउन एरो। तो इसका मतलब ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक कौन सा होगा हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अपोजिट है, ये पेयर्ड स्पिन है। पैरेलल स्पिन ऐसे लिखते हैं। तो पैरेलल स्पिन कहीं भी एक ऑर्बिटल में नहीं होता है, किसी भी जो ऑर्बिटल में उसमें हमेशा एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो ये हमारा किसी एस के लिए है। उस तरह अगर हम पी के लिए बनाएंगे, जैसे अगर हमने पी के लिए बनाया तो पी के अंदर में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ होगा। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे द नेक्स्ट लेक्चर्स में।